दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने शोबे में ये जो आपका प्रोफेशन है उसमें आप किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सी साइकोलॉजिकल टिप्स भी होंगी आपके लिए। इस वीडियो को बनाने का ख्याल मुझे एक ईमेल से आया और उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी, नाम लेने से उन्होंने मना किया है, तो हम उन्हें अली कहेंगे। और अली ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की ईमेल लिखी है जिसमें उन्होंने मुझसे सजेशन मांगी है, तजवीज़ मांगी है, एडवाइस मांगी है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ अली के लिए नहीं है। इस वीडियो को देखकर आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, आप भी ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने बिज़नेस में या जो आपका प्रोफेशन है, आपकी जॉब है, आप उसमें बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। अली अपनी ईमेल में अपनी प्रोफाइल मेरे साथ शेयर करते हैं और उनकी प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, हालांकि वो इंजीनियर हैं। उन्होंने फ़िलासफ़ी भी पढ़ रखी है, इसके अलावा रिलीजन के बारे में पढ़ना भी उन्हें अच्छा लगता है और बहुत ही बेहतरीन और गहरा मुताला है उनका। अली की प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ह्यूमन साइकी में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अली की प्रोफाइल में जो बात मुझे एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते समझ में आई वो ये थी कि वो इनकंसिस्टेंट है, गैर मुस्तकिल मिजाज है। क्योंकि उन्होंने ना बहुत सारी फील्ड्स को चूज़ किया जिसमें उन्हें इंटरेस्ट था, लेकिन उन्हें बीच में ही छोड़ दिया। अब बीच में छोड़ने की वजह क्या है ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि हम जब किसी काम को बीच में छोड़ते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई एक सोच होती है, एक मिजाज होता है, एक बिहेवियरल पैटर्न होता है जो हमें उस काम को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। इसे हम कहते हैं सेल्फ सबटाजिंग बिहेवियर। लेकिन इस सवाल का जवाब यकीनन अली के पास होगा और मैं उन पर ही छोड़ती हूँ कि वो रिफ्लेक्ट करें इस बात पर कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो क्या है जो उन्हें किसी भी काम को बीच में छोड़ने पर मजबूर कर देता है। अली की प्रोफाइल बहुत लंबी है जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ किया और फिर छोड़ दिया। फ़िलहाल वो इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं और इंजीनियर हैं और उन्हें साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वो पढ़ते भी हैं, कार्ल यूंग को उन्होंने पढ़ा है। उनकी प्रोफाइल देखकर तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जो डेप्थ होनी चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट में वो उनमें नज़र आ रही है। फ़िलासफ़ी पढ़ना, रिलीजन को पढ़ना, साइंस को पढ़ना, फिर उन्होंने इंजीनियरिंग भी पढ़ी है, उनको फ़िज़िक्स में भी इंटरेस्ट रह चुका है। तो ये सब चीज़ें, जितना आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है ना, जितना आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, आप डाइवर्स होते हैं अपने मिजाज में, उतना ही बेहतर आप साइकोलॉजिस्ट बन पाते हैं। सबसे पहले तो अली ने जो क्वेश्चन पूछा है कि इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद क्या वो MS साइकोलॉजी कर सकते हैं, तो जितनी मेरी नॉलेज है और जितना मुझे पता है तो आपको BS साइकोलॉजी करना होगा पहले। और वो मेरे ख्याल से आप अपना जो इंटरमीडिएट की जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो मार्कशीट है, आपको उस पर ही एडमिशन मिलेगा, या फिर आपको जाकर पूछना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आप करना चाहते हैं कि क्या कोई एग्जाम्शन हो सकती है कि अगर आप उन्हें अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री दें तो क्या उसकी बुनियाद पर वो कुछ कोर्सेज एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपको ना ज़्यादा कोर्सेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे BS साइकोलॉजी में। तो ये आपको जाकर पूछना होगा। आप चाहें तो इवनिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जॉब आपको कंटिन्यू करनी है। ऐसा लगे साइकोलॉजी पढ़ने के चक्कर में आपने जॉब छोड़ दी, बिल्स वगैरह तो पे करने होंगे ना, आपको पैसे तो कमाने होंगे। तो उसके लिए आपको ना थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा हार्ड वर्क है कि जॉब भी चलेगी साथ में और साथ में आपने साइकोलॉजी भी पढ़नी है। इसके अलावा अली पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में साइकोलॉजी का स्कोप है और क्या इससे बेहतर पैसे कमाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल स्कोप है साइकोलॉजी का, लेकिन पाकिस्तान में अच्छे साइकोलॉजिस्ट बड़ी मुश्किल से आपको मिलेंगे। और अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना है ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी अली, स्पेशली आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और मेरा अपना भी तजुर्बा है इस फील्ड में। लेकिन इससे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी स्किल पे। आप कितने स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या है आपको जो आपको बाकी के साइकोलॉजिस्ट से डिफरेंट बनाता है। तो जो आप वैल्यू ऐड कर पाएंगे अपने क्लाइंट की लाइफ में, जो वैल्यू आप ऐड कर पाएंगे इस फील्ड में, तो उससे डिसाइड होगा कि आप कितने अच्छे पैसे बना पाओगे। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना वैल्यू ऐड कर पाओगे, जितना बेहतर तौर पर अपनी फील्ड को डेप्थ में समझ कर उसके ज़रिए हेल्प कर पाओगे लोगों की, तो उतना ही बेहतर होगा। इस सोच से जाओगे ना कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि पैसे मिले। अगर इस सोच से जाओगे कि मैं वैल्यू क्या ऐड कर सकता हूँ, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ इस फील्ड में जो पाकिस्तान में नहीं है, वो क्या है जो पाकिस्तान के जो भी साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनमें मिसिंग है, तो क्या वो एलिमेंट मैं अपने अंदर ऐड कर सकता हूँ,
और वही आपका लेवरेज बन सकता है, वही आपका एडवांटेज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर डिग्री लेकर तो बहुत लोग फिर रहे हैं, साइकोलॉजी की डिग्री तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन क्या वो अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं? क्या वो इतना अच्छा पैसा बना पा रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अली अपनी जॉब मत छोड़िएगा, क्योंकि वहाँ से आपको डेफिनेटली इनकम मिल रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं। तो जितना आप पैसे बचाएंगे, जितना आप उसको बेहतर तौर पर अपने लिए बैकअप रखेंगे ना, उतना ही आपको फ्रीडम मिल पाएगा आगे चलकर वो करने का जो आप करना चाहते हैं। वो इंसान कभी भी अपनी मर्ज़ी का काम नहीं कर सकता जिसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं, जिसके पास बैकअप प्लान नहीं है, जिसकी बैक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ अरसा इंजीनियरिंग की यूज़लेस और जो आपको लगता है कि बहुत ही बेकार किस्म की जॉब है, ये करनी होगी, क्योंकि वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, वहाँ से आपका घर चलेगा, आपके बिल्स पे होंगे। और बहुत स्लोली ग्रेजुअली जब आप साइकोलॉजी पढ़ लोगे और फिर आप जब क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ोगे तो फिर उसके बाद आपको मौका मिलेगा उसको वाकई में इम्प्लीमेंट करने का, उस जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसमें जाकर क्लाइंट्स को डील करने का। अब जाहिर सी बात है, ये सफ़र इतना आसान तो है नहीं ना अली, दो चीज़ों को लेकर चलना साथ, कि जॉब भी करनी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है। ये बहुत मुश्किल काम है, हार्ड वर्क है। तो अगर आप करने को तैयार हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि ये आपकी फॉल्स अजम्पशंस नहीं है। जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और आपको जो भी आपका शौक़ है, जो भी आपका पैशन है, उसको परस्यू करने के लिए मेहनत करनी होगी। पहले आपको वो काम करना होगा जो करने का आपका दिल नहीं करता, और बहुत आगे जाकर ना आपको मौका मिलेगा वो करने का जो आप करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारा सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है, डिसिप्लिन है, मेहनत है, हार्ड वर्क है, फिर कहीं जाकर अपना मनपसंद काम करने को मिलेगा आपको। लेकिन इसके अलावा एक माइंडसेट जो बहुत ज़रूरी है अली आपके लिए, और इसके अलावा वो तमाम तर लोग जो अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, कि अगर आपकी सोच ये है ना कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा लूँ, तो आपको बहुत दर्द और तकलीफ़ मिलने वाली है। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि मैं वैल्यू कैसे ऐड करूँ, पहले आपको देना सीखना होगा। कुछ भी हासिल करने से पहले ना कानून है फितरत का कि आपको ना सोसाइटी को कुछ देना है, कुछ ऐसा, कोई ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ यार उनको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है। जैसे अली आपने कहा कि आपका इंस्टाग्राम का एक पेज था जिस पे आप पोइट्री करते थे, और वहाँ पर आपने बहुत सारी अच्छी खासी ऑडियंस ही बना ली थी अपनी। तो ऐसे आपको कुछ करना होगा। आपके पास जो भी इंसाइट्स हैं, जो भी विजडम है, जो भी नॉलेज है, जो आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा, वो आपको शेयर करना होगा लोगों के साथ, बिना ये सोचे समझे कि ये मुझे वापसी में क्या देंगे, इनसे मुझे क्या मिलेगा। तो ये आपको ये थॉट, ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी, ये थॉट प्रोसेस, ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, और हमारी सोसाइटी में ये लैक कर रहा है। हर लड़का क्या बोलता है, यार मेरे को बहुत सारे पैसे बनाने हैं। अरे भाई, क्या पैसे दरख्तों पर हैं क्या? कोई मशीन ख़रीद कर बनाने हैं क्या तुमने? पहले सोसाइटी में कुछ ऐड तो करो, कुछ ऐसा तो करो जो वाकई में लोगों को दिखे कि हाँ यार ये कर रहा है, तो ही लोग आकर आपसे बात करेंगे, आपको रिटर्न मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे उन टिप्स पर जो अली आपको अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने में हेल्प कर सकती हैं। या फिर कोई भी इंसान ये वीडियो देख रहा है जो सर्विस की इंडस्ट्री में है, आप लोगों में से जो भी अगर किसी सर्विस इंडस्ट्री में कोई है या जाना चाहता है, ख़ासकर अली आप कंसल्टेशन और थेरेपी की इंडस्ट्री में, मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर आप थेरेपी, कंसल्टेशन और साइकोलॉजी वाली फील्ड में जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको अपना ट्रॉमा हील करना है। सबसे पहले आपको जो आपके अंदर बायसेस हैं, जो भी आपके बचपन के बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, आपको उसकी पूरी खबर होनी चाहिए। आपको उसके बारे में मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ़ नॉलेज ही वो पहला कदम है जो आपको किसी भी फील्ड में ना सबसे मुनफरिद बना सकता है। अगर आपको सेल्फ़ नॉलेज नहीं है, आपका अपना ट्रॉमा हील नहीं है, आपके अपने बिहेवियरल पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स सही नहीं है, आपको अपने इमोशंस की कोई ख़बर नहीं है, तो फिर आप उस फील्ड में ना नहीं चल पाओगे, ज़्यादा अरसा नहीं चल पाओगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट वही हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी हीलिंग की, जो सबसे पहले अपना ट्रॉमा हील किए हैं। अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आप किसी भी बिज़नेस में हो यार, नहीं चल पाओगे, ज़्यादा बहुत परेशान रहोगे। ख़ासकर साइकोलॉजी वाली फील्ड में तो बिल्कुल नहीं चल पाओगे। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट माइंडसेट और पॉइंट जो है ना, वो है मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स। जी हाँ, मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स बहुत ज़रूरी है अली।
अगर ये नहीं है ना, तो फिर बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाह सिपा सलार बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी ग्रीड, अपनी लस्ट, अट्रैक्शन, इमोशंस, इसके आगे ना उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। वो उस पल में ना संभल ही नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज़ वीक थी, कहीं ना कहीं सेल्फ नॉलेज नहीं थी, एथिक्स नहीं थे। अली, चूँकि आप एक ऐसी फील्ड में जाने वाले हैं जहाँ पर लोग जब आपके पास आएंगे, ख़ासकर ख़वातीन, जी हाँ, जब वो आएंगी और आपको बहुत ना इमोशनल, दुखी, या फिर जो भी उनका ट्रॉमा है वो आपके साथ शेयर करेंगी, तो उधर ना आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मजबूत होने की। हाई मोरल वैल्यूज़ चाहिए, एक्सट्रीम का प्रोफेशनलिज्म चाहिए, बहुत कंपैशन भी चाहिए, बहुत एम्पैथी भी चाहिए, लेकिन आपको पिघलना नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होगा कि कोई खातून अगर आपको स्टोरी सुनाएंगी और आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा बचपन है, मैं तो बहुत रिलेट कर सकता हूँ इस औरत के साथ। आपके दिल में बहुत मुमकिन है कि अट्रैक्शन का एलिमेंट आए, बहुत मुमकिन है कि आप इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर पाएँ। वहाँ पर आपको बहुत अशद ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, स्ट्रॉन्ग बनने की। आपको पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन, लस्ट, ग्रीड, इमोशनल कनेक्शन, इमोशंस आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने से रोकेंगे। आपको पता ना, ऐसा इंसान फिर नहीं निकल पाता। आपका ज़वाल उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन आप अपने बिज़नेस में, अपने काम में झोल करते हैं। वहाँ पर आप संभल नहीं पाते, आप इमोशंस में बह जाते हैं। इसके अलावा अली, आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। अब वो ये है कि आपने ना एक बात याद रखनी है, आपके सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स आगे चलकर, या साइकोलॉजी में भी जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप एक लड़के हैं और आपके पास जो ज़्यादा तादाद आएगी ना, वो लड़कों की ही आएगी। क्योंकि जो मर्द हजरात होता है ना, उनके पास ना दोनों चीज़ें होती हैं, पैसा और अकल। और जो लड़कियां होती हैं वो बहुत कम आएंगी आपके पास, ज़्यादा नहीं होंगी क्लाइंट्स, क्योंकि लड़कियों के पास या तो अकल नहीं होती या पैसे नहीं होते। बहुत से केसेस में तो दोनों ही नहीं होती, ना पैसा ना अकल। तो आपका ज़्यादा सामना मर्दों से रहेगा। मैंने अपने बहुत से क्लाइंट्स से बड़े किस्से सुन रखे हैं कि कैसे उनके साइकोलॉजिस्ट ने, उनके थेरेपिस्ट ने, उनके साइकेट्रिस्ट ने ना उनको किस तरह से शेम किया, या उनकी फीलिंग्स को गैसलाइट किया, या उन्हें धुतकारा, और फिर वो दोबारा कभी गए नहीं थेरेपी लेने। तो यहाँ पर मर्द ही मर्द का दुश्मन बना बैठा है। तो आपको एक मर्द होने के नाते आपको इतना अपने अंदर कंपैशन और एम्पैथी लानी होगी ना, इतना गहराई में जाकर आपको ना मर्दों के इश्यूज़ को, उनकी नेचर को समझना होगा। हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो समझना होगा और आपको उस तरह से बिहेव करना होगा उनके साथ। फिर आप देखिएगा कि आपके कितने अच्छे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत किस्से सुने ना मैंने कि किस तरह से जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो अगर कोई मर्द जाता है एज अ क्लाइंट, तो वो कितना मतलब जान छुड़ाने की करते हैं ना। कोई औरत जाती है तो लेकर बैठ ही जाते हैं। ये जेंडर से आपने बिल्कुल मावरा हो जाना है, कोई जेंडर नहीं होना चाहिए। जेंडर तो आपने इतना अपने ऊपर काम करना है ना, इतना वर्क करना है कि जब आपके सामने कोई लड़का या लड़की बैठी हो तो आपको जेंडर दिखे ही नहीं, आपको सिर्फ इंसान दिखे। आपके अंदर का गुरु, आपका विजडम, आपकी मोरल वैल्यूज़, आपके एथिक्स इतने हाई होने चाहिए। और वो तब मुमकिन है जब आप अपने ऊपर बहुत सारा वर्क करोगे, और आपको पैशन होना चाहिए ना कि आपको पता है कि मुझे वो साइकोलॉजिस्ट बनना है जो पाकिस्तान में है ही नहीं, जो यहाँ कमी है, जो लोगों में चीज़ें नहीं है ना। आप देखिए, मोरल वैल्यूज़ का बड़ा फुकदान है, क्राइसिस है, एथिक्स नहीं है। डॉक्टर बैठता है, उल्टे सीधे काम शुरू हो जाते हैं, अफेयर्स शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कोई बैठता है, मुझे इतने किस्से सुनने को मिले, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे पास आते हैं ना मेरे क्लाइंट्स, हंसते हैं, वो कहते हैं मैडम हमारा तो एतबार ही उठ गया था, इतना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है हमारे यहाँ पर। ये अफेयर वाला एंगल तो आपको हर फील्ड में मिलेगा। आप बिज़नेस करने बैठे हो, कोई खातून आती हैं, आपको 4 अदाएँ दिखाती हैं, आप अपना फ़ायदा भूल जाते हो। कैसे बिजनेसमैन हो यार, तुम बिज़नेस कर ही नहीं सकते, तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। आपको अपने प्रोफेशन, अपने वर्क, अपने कैरियर में ना एकदम सख्त लौंडा बनना होता है, सख्त आदमी बनना होता है। आपको पता होना चाहिए कि इमोशन, प्यार, मोहब्बत घर पर है, काम की जगह पर काम करने आया हूँ, कोई जेंडर नहीं है यहाँ पर। लस्ट, ग्रीड, अट्रैक्शन, इमोशंस, इन सब को आपको ना
बिल्कुल गहराई में जाके ना बिल्कुल सफाया कर देना इसका आपने, खासकर जब आप अपने वर्क प्लेस पर हो। ये बातें मैं जानती हूँ आपको सुनने में बहुत मज़ाहिया लगेंगी, या आप बोलेंगे ये क्या फालतू बकवास बता रही, इसका मेरी फील्ड से क्या ताल्लुक़। अरे भाई इसी का ताल्लुक़ है, मैं इस फील्ड में हूँ ना, मुझसे पूछें आप, मेरे पास तो लोग आते हैं ना, बताते हैं मुझे। तो आपको बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना होगा, आपको मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं करना, और आपके काम की जगह पर ना कोई भी आपकी सगी नहीं आ रही। कोई भी लेडी अगर पैसे नहीं देना चाहती और आपको कुछ और ऑफ़र कर रही है, तो बस फिर वहीं पर बोलें कि नहीं भाई मैं तो, पैसों का एक्सचेंज है यहाँ पर और किसी चीज़ का एक्सचेंज नहीं है। मुझे पता है सुनने में ये बातें बहुत अजीब लगती हैं, और हाँ ओ अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ये हकीकत है सोसाइटी की, मैं सुनती हूँ ना ये सब, मुझे तो पता है। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर लेकर आनी होगी, और इतना आपने ट्रस्ट, इतनी क्रेडिबिलिटी, ऐसी आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए ना, ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए आपका कि मर्द हजरात ख़ुद अपनी जो उनकी जो घर की ख़वातीन है ना, कि जब बात थेरेपी की आए ना, तो वो आपके पास अपनी घर की ख़वातीन को भेजें कि आपका ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, इतना आला आपका कैरेक्टर होना चाहिए, इतनी आपको अपनी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, इतना आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो यही आपको अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनाएगा, वरना डिग्री वाले तो इतने फिर रहे हैं ना भाई, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे ना जाकर, तो उनके पास क्लाइंट नहीं है इतना, क्योंकि उनमें वो नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत ही नहीं है उनमें कि वो मैच्योर होकर थेरेपी कर सकें। और अगर हैं भी हमारे यहाँ पर अच्छे थेरेपिस्ट, तो जाहिर सी बात है वो बहुत चार्ज करते हैं, वो यहाँ हैं भी नहीं। तो जनाब इन बातों का ध्यान रखना आपको आपके बिज़नेस में, आपके काम में, आपके प्रोफेशन में ना बहुत अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है, और आपके घर में भी सुकून रहेगा। क्योंकि अगर अपने प्रोफेशन में आपको नहीं है कंट्रोल अपने इमोशंस पर, और आप पिघल जाते हैं मोम की तरह, तो फिर आपका घर भी सुकून में नहीं होता ना। आपकी बीवी, आपके घर वाले सब आपके मिजाज से वाकिफ़ हो जाते हैं, आपके कैरेक्टर से वाकिफ़ हो जाते हैं, तो वहाँ भी सिक्योरिटी नहीं होती, बीवी आपकी बहुत इनसिक्योर हो जाती है। तो दोनों जगह पर सुकून चाहिए, दोनों जगह पर, घर पर भी और काम की जगह पर भी, और ये सब आपके अपने हाथ में होता है। साइकोलॉजी पर तो बहुत सी किताबें मिल जाएंगी आपको अली पढ़ने के लिए, फ़िलासफ़ी पर भी, हर चीज़ पर, लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ना, ये बातें सबसे ज़रूरी बातें हैं, और इन बातों पर चलना ही आपको एक बेहतर साइकोलॉजिस्ट बनाता है। वरना होता ये है ना कि लोगों का एतबार उठ जाता है, लोग एतबार नहीं करते, कहते हैं यार छोड़ो, ये तो बस इनके तो अपने ही लफड़े चलते रहते हैं, इनके अपने ही टंटे और हैं, इनका अपना कैरेक्टर कैसा है हम जानते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो आप पूरी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। अगर आप देखें ना, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत हैं, लेकिन चूँकि अच्छे क्रेडिबल समझदार साइकोलॉजिस्ट हैं नहीं, तो लोग साइकोलॉजी पढ़ें उससे पहले उनका ईमान उठ जाएगा इससे कि छोड़ो यार ये तो सारे अजीब कैरेक्टरलेस लोग हैं, हमारी तरह ही हैं ये, इनको क्या पता, अपना आप तो इनसे संभाला नहीं जाता। अपने घर की इनकी हालत चेक करो, अपनी इनकी जहनी हालत चेक करो, बड़े आए ये हमारा इलाज करने वाले। मैं जानती हूँ बहुत से लोग अक्सर जब मैं ऐसी बातें करती हूँ ना, तो मुझे इतना सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं वो सर पर दुपट्टा पहनकर थोड़ा वेट बढ़ाकर ना 50 साल की जब तक हो नहीं जाती, तब तक हमारे यहाँ कोई बात को सीरियस ही नहीं लेता। वरना हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं अबे छोड़ यार, इसको क्या पता होगा, ये तो खुद लड़की लगती है, अभी जुम्मा 4 दिन इसको हुए नहीं आए हुए, और अभी ये हमें सिखाएगी। तो देखें, उम्र नहीं होती ना विजडम की, समझ की, अकल की। 70 साल के लोगों की भी थेरेपी की है मैंने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हर एज के बंदे की बात सुननी चाहिए आपको। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जब तक मैं 50-55 की नहीं हो जाती तो आप लोग मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेंगे। ये एज का बायस ख़त्म होना चाहिए, और जो मैं आपसे कह रही हूँ इस पर गौर करें प्लीज़। और आखिर में अली आपके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है कि अगर आप ना सिर्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पर, शौक़ की बुनियाद पर किसी भी फील्ड में जाते हो ना, तो याद रखना कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जिस फील्ड में भी जा रहे हो ना, सोच लो कि कभी ना कभी वो बोरिंग भी लगेगी। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब साइकोलॉजी आपको दुनिया की सबसे यूज़लेस चीज़ लगेगी, जब आपको थेरेपी में दिल नहीं लगेगा, जब आपका किसी से बात करने को भी दिल नहीं करेगा, तो आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है, फिर आप वापस से अपना काम शुरू कर लेते हैं, या फिर आपको उसी वक्त अपनी CBT करनी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, खुद को समझाना होता है और इमोशंस को सेटल करना होता है। तो कंसिस्टेंसी से काम लें, और किसी भी एक फील्ड में ना जुट जाएं, उसको टाइम दें, उसको एनर्जी दें,
और अपनी इनकंसिस्टेंसी पर गौर करें कि ये क्यों है, क्यों आप एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाए जा रहे हैं। आपका जो माइंड है ना वो बहुत फिकल है, वो लग रहा है ना बिल्कुल मंकी माइंड, मंकी ब्रेन है, मंकी माइंड है कि एक डाली से दूसरी डाली पे जा रहे हैं, रेस्टलेस हैं, कहीं पर सुकून नहीं आ रहा ना, कहीं बैठ के सोच नहीं रहे, कहीं बैठ के बोरियत को प्रोसेस नहीं कर रहे। हर फील्ड, दुनिया की इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग फील्ड भी ना एक टाइम पर बोरिंग हो जाती है। इलॉन मस्क से भी अगर आप जाकर पूछ लेंगे ना तो वो भी कभी ना कभी अपने काम से बहुत बोर आ जाता होगा। तो जो भी आपका मंकी माइंड है, मंकी ब्रेन है, उसको एक जगह टिकना सिखाएं, उसको मेडिटेशन करना सिखाएं, उसको एक जगह बैठना सिखाएं। यूँ तो आज आपको अगर इंटरेस्ट है अपनी बीवी में, जो कि कल को ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? दूसरी शादी कर लेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये मामला तो कहीं भी जाकर ख़त्म नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर गौर करना है कि आपके सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर्स क्यों हैं और क्या हैं, और ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। और यही आपको बेहतर साइकोलॉजिस्ट बनाएगा जब आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों इतने इनकंसिस्टेंट हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है अली कि डिग्री का मसला नहीं है, डिग्री तो आप ले लोगे, साइकोलॉजिस्ट आप बन जाओगे, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपकी स्किल्स, कितना आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने क्लाइंट की लाइफ में, लोगों की लाइफ में, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ये डिसाइड करता है या फिर आप कितना इनकम जनरेट कर पाओगे उससे। तो सर्विस इंडस्ट्री में यही होता है कि आपको गिविंग बनना पड़ता है बहुत ज़्यादा। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए सर्विस इंडस्ट्री में, लोगों की कहानियाँ सुनने में, उनका दुख सुनने में, उनके दुख को कम करने में, उनकी मदद करने में। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है और आप नेगेटिव बातें, लोगों की दुखी बातें, उनकी ज़िंदगी के वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो आपके लिए बेमायनी हैं, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी उसकी वजह से रुकी हुई है, अगर आपको वो सब सुनने में दिलचस्पी नहीं है, तो फिर आप डिग्री वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, आप रियल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन पाएंगे जो वाकई में इस फील्ड में ना कुछ अच्छा कर सके और अच्छा पैसा भी बना सके। अब यहाँ पर मुझे बहुत ही फ़नी सा किस्सा याद आ गया मेरे अपने तजुर्बे से, और अली आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। मेरी क्लाइंट थी और वो मेरे पास आई थी सेशंस के लिए। अब पहले सेशन में वो मुझसे एक ही बात पूछती रही बार बार कि क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? तो मैं उनसे कहती कि जी हाँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, और बल्कि नोट डाउन भी कर रही हूँ। 2-3 सेशन ये सब चलता रहा, वो बार बार यही पूछती। आखिरकार चौथे 5वें सेशन में उन्होंने कहा कि क्या आप जानना चाहेंगी कि मैं बार बार आपसे क्यों कहती हूँ कि आप मेरी बात सुन रही हैं, और अभी मैं आपसे ये बात क्यों नहीं कह रही? पिछले सेशन में भी नहीं कहा और अभी भी मैं नहीं कह पा रही। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इतना तो पता है कि आपको कोई बहुत ही बुरा तजुर्बा रहा है, लेकिन आप अपना तजुर्बा मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि आपसे पहले जो मेरी साइकोलॉजिस्ट थी, जिनको मैंने किसी वेबसाइट के ज़रिए उनसे मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी, जब मैं बात करती ना तो वो मेरा फ़ोन मतलब वो फ़ोन साइड पर रख देती, वो मेरी बात नहीं सुनती, और बोलती है ये बात मुझे तब पता चली कि जब मैंने उनसे 2-3 बातें जानना चाही और वो मुझे नहीं बता सकी, तो मैं समझ गई कि वो मेरी बात नहीं सुनती, और आखिर में बस 4-5 मुझे मशवरे देकर ना बंद कर देती फ़ोन। तो कहती है मेरा ना साइकोलॉजिस्ट पर से भरोसा उठ गया था, मेरे भाई ने मुझे ज़बरदस्ती आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि बस एक बार ट्राई कर लो, तुम्हें नहीं पसंद आया तो नहीं करना फिर। तो ये उनका तजुर्बा था, और 3-4 सेशन उनको मुझ पर ना भरोसा, ट्रस्ट बिल्ड करने में लगा कि हाँ यार, ये बंदी मेरी बात सुन रही है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं अली की साइकोलॉजिस्ट की कोई कमी नहीं है, भरा हुआ है, मार्केट भरी हुई है। लेकिन क्या आप किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी की तकलीफ़, किसी की इलॉजिकल बात को भी कंपैशन से सुनने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप वाकई में उसकी बात को जेन्युइनली सुनकर एक जेन्युइन मशवरा देने की हिम्मत रखते हैं? और जो क्लाइंट होता है ना, वो बेवकूफ़ नहीं होते, उनको सब पता चल जाता है, वो समझ जाते हैं। और जब उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, उन्हें लगता है कि कोई वाकई में उनको सुन रहा है, तो फिर वो एक बार नहीं बार बार आपके पास आते हैं। और जब भी लाइफ में वो स्टक होते हैं ना, तो वो आपके पास आकर आपसे मशवरा ज़रूर करते हैं, क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा होता है, आपने वो भरोसा जीता होता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना, आपके अंदर एक बहुत बड़ा कुआं होना चाहिए, ना ख़त्म होने वाला पाताल होना चाहिए, कि जहाँ पर लोगों के दुख, उनके दर्द, उनकी बातें दफन हो जाएं। और आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना कि आप वो जो भी उनके सीक्रेट्स हैं, या जो भी जिसको लेकर वो बहुत शेमफुल हैं, आप उन्हें अपने अंदर ना प्रोसेस करने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरों के दुख, दर्द, उनके इश्यूज़ को सुनकर अपने अंदर प्रोसेस करना और उनको पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करना, उनको हीलिंग एनर्जी ट्रांसफ़र करना, साइंस भी समझाना, आपको साइंस भी समझानी पड़ती है उन्हें।
बताना पड़ता है कि क्या हो रहा है उनके साथ और क्या नहीं हो रहा। तो इतना जो है ना वो आसान काम है नहीं। तो अली, यही मेरे मशवरे थे आपके लिए, और आप इन बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आपकी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है, मेरी आपको होगी ये सजेशन, ये एडवाइस होगी कि आप ज़रूर साइकोलॉजी पढ़ें और साइकोलॉजिस्ट बने, लेकिन अपनी जॉब मत छोड़िएगा पहले। और अगर आपको लगता है कि बैकअप प्लान स्ट्रॉन्ग है, आपको सपोर्ट करने के लिए अब्बू हैं, घर में कोई बिल्स विल्स का मसला नहीं है, पैसे वैसे आ जाते हैं, खाना पीना चल रहा है, तो फिर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आप जॉब छोड़कर साइकोलॉजी को फुल टाइम कर सकते हैं और इस फील्ड में मज़ीद एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को बिल्स पे करने हैं, मेरे को बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर, तो फिर मैं आपको जॉब छोड़ने की तजवीज़ नहीं दूंगी, क्योंकि एकदम से डिग्री लेकर आपको पैसे कमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये प्रोसेस है पूरा ना। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सोचें, गौर करें, और अगर आपके ट्रॉमास हैं तो उन्हें हील करें और कंसिस्टेंट होने के बारे में भी सोचें। जो आपने लिखा था ईमेल में, उसकी बुनियाद पर मैं यही सजेशंस दे सकती हूँ। और अगर आपको लगे कोई बात गलत है, बुरी है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, और जो बात आपके काम की है उसे नोट कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई। ये सेशन था अली के लिए, सजेशन थी और उनकी ईमेल का जवाब था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।